भाजपा नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में परिवर्तन संकल्प महासभा को किया संबोधित। कहा, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को बनाया कांग्रेस दरबार का एटीएम। तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप। पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में हुए शामिल। तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार। वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने हुजूराबाद में जनसभा को किया संबोधित। बीआरएस सरकार पर किया कड़ा प्रहार। बीआरएस और कांग्रेस का प्रचार अभियान भी जारी। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा रद्द। निचली अदालत से दोषी करार दिए गए सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी। इजराइल ने गजा में संघर्ष विराम की खबरों का किया खंडन। दोनों पक्षों के बीच युद्ध जारी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, विभिन्न पक्षों को साथ लेकर तैयार की जा रही है व्यवस्था। ओलंपिक्स में क्रिकेट की हुई वापसी। 2028 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट सहित 5 खेलों को आईओसी ने दी मंजूरी। इससे पहले 1900 के ओलंपिक में अंतिम बार क्रिकेट को मिली थी जगह। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज एनएसजी का स्थापना दिवस है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि एनएसजी के सभी कर्मियों को स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। एनएसजी ने खुद को एक विशिष्ट बल के रूप में मजबूती से स्थापित किया है और हमें विभिन्न खतरों से बचाया है। इस विशेष अवसर पर मैं बल के सभी बहादुर कर्मियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अपना फर्ज निभाने के दौरान अटूट कर्तव्य निष्ठा, हमारे राष्ट्र के प्रति गहरे प्रेम और अदम्य साहस का प्रदर्शन किया। और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को कांग्रेस के भ्रष्टाचार का एटीएम बना दिया है। ये भ्रष्टाचार की चेन छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक है। भूपेश का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और पिछड़ा वर्ग की युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। अमित शाह ने राज्य के सारे घोटालों के बारे में बताते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस जाती है वहां वहां पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की चेन बन जाती है। देश की जनता अब और कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कि इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया।
महादेव ऐप का 5,000 करोड़ का घोटाला करने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया। वहीं इस दौरान अमित शाह पूर्व सीएम रमन सिंह के नामांकन में भी शामिल हुए। और बेंगलुरु में आयकर विभाग के छापे के दौरान करोड़ों रुपए की बरामदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस छापेमारी के दौरान 42 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। भाजपा इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रही है और भाजपा इस मामले में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए है। भाजपा इन दोनों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी ने इसको लेकर पोस्टर वॉर छेड़ दी है और पार्टी ने सीएम पर कलेक्शन मिनिस्टर होने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न जिला और तालुका मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जब्त की गई नकदी कांग्रेस की है। भाजपा ने कांग्रेस पर 5 चुनावी राज्यों में चुनावों के लिए धन जुटाने के लिए राज्य में एटीएम सरकार चलाने का आरोप लगाया। और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भ्रष्टाचार के मामले पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये पूछना चाहती है कि कैसे राज्य में कांग्रेस नेताओं के पास करीब 150 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। आज भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे का पर्यायवाची बन चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं से क्या पूछें? हम उम्मीद करेंगे राहुल गांधी कुछ बोलेंगे। हाँ, जरूर कुछ बोलेंगे, क्योंकि 50 करोड़ रुपया अगर कैश सीज होता है तो बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो राहुल गांधी रोज सवाल पूछते हैं और प्रियंका गांधी हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा से कृपया अपना मुंह खोलेंगे इस मामले पर, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। और तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद हैं। वे तथ्यों के साथ खड़े होते हैं। संसद में उनकी विश्वसनीयता है। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यमुना नदी का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यमुना को प्रदूषित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पिछले 9 वर्षों में यमुना नदी को गंदा नाला बना दिया है। आखिर क्यों लगाने पड़े भाजपा को दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से। यमुना नदी के प्रदूषण पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कालिंदी कुंज पर पहुंचे हैं। सर, आज क्यों पहुंचना पड़ा आपको यमुना नदी घाट पर? सर, मैं ध्यान भी आकर्षित करा रहा हूं और ये अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट है 10 अक्टूबर 2023 की, जो उन्होंने HLC के आगे रखी है। ये जो यमुना माँ की जो हालत आप देख रहे हैं, इसे गंदा नाला बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने पिछले 9 साल में किया है। आज हालत ये देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि 242 MGD वाटर अनट्रीटेड इस यमुना में गिर रहा है। क्यों गिर रहा है जी? आप मुख्यमंत्री हैं ना, आपको रोकना था, क्यों नहीं रोका आपने? आप खुद कह रहे हैं कि 1052 कॉलोनीज में मैं सीवर लाइन नहीं डाल पाया। क्यों नहीं डाल पाए? क्योंकि आपको भ्रष्टाचार करना था। आप खुद कह रहे हैं कि 110 किलोमीटर सीवर लाइन हम साफ़ ही नहीं कर पाए दिल्ली में 9 साल में। तो भाई, आप 9 साल में कर क्या रहे थे? यहाँ पर डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो हालत है, ये 0 है, 0, जिसमें एक कीड़ा, एक मछली जिंदा नहीं रह सकती। अब आप देखिए, ये गाय वही पानी पी रही है। इस गाय के साथ क्या होने वाला है और इसका जो दूध निकलेगा और जिस घर में जाएगा उन बच्चों के साथ क्या होने वाला है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पर जो मलमूत्र है या जो गंदगी है, उसकी संख्या इतनी अधिक है कि वो मानक 2500 के आसपास होना चाहिए, 2 लाख से ऊपर है।
तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर क्या रहे हैं? सिर्फ भ्रष्टाचार। आपने यमुना माँ की हत्या की है। काम करने की नीयत हो ना तो काम हो सकता है। माननीय उपराज्यपाल ने 6 महीने में निजरगढ़ ड्रेन और साहिबी नदी साफ करके दिखाई। वजीराबाद से उन्होंने IIT तक का टेस्ट लिया। सोनिया वार आज देखिए वहाँ तक पानी साफ आ रहा है। क्यों? उनकी नीयत थी काम करने की। लेकिन ये दिल्ली के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि वो काम ना करें, उनको काम रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए। आपने वादा किया था अरविंद केजरीवाल कि आप पूरे मंत्रिमंडल के साथ आके यहाँ डुबकी लगाएंगे। आइए लगाइए। दिल्ली में जिस तरह लगातार यमुना नदी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है वो एक चिंता की बात है और इसी चिंता की बात को दिल्ली भाजपा ने सबके सामने लाने का प्रयास किया है। कैमरामैन प्रमोद नेगी और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी ने 39 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। मिजोरम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लाल सावता को आइजॉल पश्चिम 3 से मैदान में उतारा गया है। बता दें कि मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मिजोरम में अपनी जनसभा की। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में हमें जनता का समर्थन मिला तो हम सबसे पहला काम युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए करेंगे। और विपक्षी गठबंधन की बातों के बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक जारी उम्मीदवारों की सूची में 5 सीटों पर दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। माना जा रहा है कि गठबंधन के दावों के बावजूद दोनों दल मध्य प्रदेश में साथ नहीं चल सके और अब एक दूसरे के खिलाफ ही चुनाव रण में ताल ठोकने में लग गए हैं। और बात करेंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा की, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान जोरों पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करीमनगर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की बीआरएस सरकार पर जमकर निशाना साधा। केसीआर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हो गया है आपको? तेलंगाना की राज्य की जनता ने लगातार आपको 2 बार आपकी सरकार बनाई, हैंडओवर्स का समय गुजर गया है। क्यों नहीं तेलंगाना का विकास हो पाया है? तेलंगाना की जनता इस सवाल का जवाब चाहती है। तेलंगाना को डेवलपमेंट का पोटेंशियल तेलंगाना के लोगों के अंदर है। तेलंगाना के लोग परिश्रम करने वाले हैं, हार्ड वर्क करने वाले हैं, स्किल है, कुशलता है, गुणवत्ता है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी केसीआर जी, मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं तेलंगाना राज्य का विकास हो पाया? यह हिंदुस्तान की जनता इस सवाल का आपसे जवाब चाहती है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम की डिप्लोमेटिक एकेडमी में इंडो पैसिफिक में भारत विषय पर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडो पैसिफिक विकास के लिए भारत अपना पूरा सहयोग करेगा। कार्यक्रम में उन्होंने आसियान की केंद्रीयता के महत्व को रेखांकित किया और क्वाड के योगदान पर प्रकाश डाला। और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन कर घर घर से
मिट्टी एकत्रित की गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अभियान में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना का मनोबल बढ़ा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे राष्ट्र को देश प्रेम की भावना से जोड़ता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन किया गया। जिले के नादौन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर अमृत कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अनुराग सिंह ठाकुर समेत काफी बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अमृत कलश में अमृत वाटिका के लिए घर घर से मिट्टी एकत्र की गई, देशभक्ति के नारे लगाए गए। भाजपा के कई पदाधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अभियान से देश के युवाओं को काफी प्रेरणा मिल रही है। 30 अक्टूबर को देश भर से 75,000 से ज्यादा युवा आएंगे। 7500 से ज्यादा ब्लॉकों से एवं शहरी क्षेत्रों के वार्ड से अमृत कलश यात्रा जो निकली है, उनकी मिट्टी को एकत्र करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन युवाओं को संबोधित भी करेंगे और उसी दिन अमृत वाटिका वहां पर बनाई जाएगी, जो इंडिया गेट पे बनेगी, और आज़ादी का अमृत मेमोरियल ये भी वहां पे बनेगा, ताकि देश के युवाओं को भविष्य के लिए प्रेरणा मिल सके और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा सेना का मनोबल बढ़ाया है और आज कोई अगर सेना पर प्रहार करता है तो उसे दोगुना जवाब दिया जाता है। मेरी माटी मेरा देश एक अभियान न होकर अब एक आंदोलन बन चुका है, जिसमें पूरे देश के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और देश के वीर सपूतों को नमन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और काशी सांसद खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन वाराणसी में शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य हर बच्चे को खेलने का मौका मिले और लोग अपने स्वास्थ्य के लिए खुद कुछ कर सके, ये इसका मकसद है। ये पूर्ण होने की ओर बढ़ता दिख रहा है। देखिए वाराणसी से ये खास रिपोर्ट। काशी के उदय प्रताप कॉलेज में काशी सांसद खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई है। क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने इस आयोजन में भाग लेकर स्कूली बच्चों को प्रोत्साहित किया और खेलों की शुरुआत कराई। इसके अलावा प्रतीक के तौर पर सेल्फी भी खिंचवाई। यहाँ पर 1.5 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसमें 11 साल का नौजवान बच्चा से लेकर के 100 साल के ऊपर की महिला पुरुष भाग ले रहे हैं। काशी को प्रदेश सरकार ने खेलो शहर बनाया है। उसका मेन उद्देश्य है गांव में जो प्रतिभा है उनको मौका नहीं मिलता है, उनको मौका दिया जाए और 1,77,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया। अलग अलग प्रतियोगिताओं में 11 वर्ष से लेकर 103 वर्ष तक के 2,70,000 खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक 27 खेलों में बालक बालिका पुरुष महिला ट्रांसजेंडर दिव्यांग हिस्सा लेंगे। इसमें 27 प्रतियोगिताएं होनी हैं। महिलाएं एकल व टीम प्रतियोगिता में अधिकांश खेलों में प्रतिभा दिखाएंगी। इसमें हर उम्र के लोग हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही प्रशासन ने भी हर स्तर पर तैयारी की है। इसके अलावा हर प्रतियोगी को सर्टिफिकेट के साथ साथ विजेता को मेडल देने की व्यवस्था भी की गई है। तक जो रजिस्ट्रेशन है उसको देख के ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं लोग इसके प्रति कितने उत्साहित है। लगभग 2.5 लाख के ऊपर अब तक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको आश्चर्य होगा एक 103 साल के सीनियर सिटीजन है, वो भी महिला हैं, उनके द्वारा अभी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रतिभागिता सर्टिफिकेट, जो भी प्रतिभा करेंगे उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा और ब्लॉक स्तर पे, जोनल स्तर पे जो विनर्स होंगे उनके लिए मेडल्स भी सर्टिफिकेट के साथ ये भी मिलेगा। गांव हो या वार्ड, हर जगह के और हर उम्र के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सब में उत्साह है और कुछ कर दिखाने का जज्बा है और साथ ही अपने स्कूल और अपने कोच का नाम रोशन करना चाहते हैं। सांसद खेल प्रतियोगिता ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होगी। 16, 17 और 18 अक्टूबर को ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होगी।
इसके बाद न्याय पंचायत स्तरीय प्रतियोगिता 20 और 21 अक्टूबर को और जोन स्तर पर 18, 19, 20, 21 अक्टूबर को होगी। वहीं विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज स्तर पर 16, 17, 18 अक्टूबर को और विकासखंड और जोनल स्तर पर 27 और 30 अक्टूबर को प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 2 से 5 नवंबर तक जनपद स्तर पर प्रतियोगिता में खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है और मैंने एथलेटिक्स 100 मीटर में किया है, तो अभी 11 से 14 वालों को हुआ है। तो बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है अभी और बहुत अच्छा खेल हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग की ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है खेल। मैंने 100 मीटर में पार्टिसिपेट किया, उसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया और हम चाहते हैं कि ऐसे खेलते रहें और अपने स्कूल और अपने कोच का नाम आगे बढ़ाते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र से 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते वक्त सांसद खेलकूद प्रतियोगिता काशी 2023 पोर्टल लॉन्च किया था। इससे पहले काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के सांसद होने के नाते विजेताओं को सम्मानित किया और अब उम्मीद है कि इस प्रतियोगिता में सफल हुए प्रतिभागियों को भी प्रधानमंत्री सांसद के तौर पर सम्मानित करेंगे और इस तरह की प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों और युवाओं को खेल से जोड़ने की पहल को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही सोच है इस देश के सांसद की, इस काशी के सांसद की और देश के प्रधानमंत्री की, कि कैसे बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, चाहे वो खेल का मैदान हो और चाहे ये सेल्फी पॉइंट। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर हिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, यूपी कॉलेज, वाराणसी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी है। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। और भारत के चंद्रयान मिशन की सफलता का डंका पूरी दुनिया में बजा है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथन ने कहा है कि नासा के वैज्ञानिक इससे इतने प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने भारत से ये तकनीक ही मांग ली है। इसरो प्रमुख ने ये बात रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने बताया कि जिस समय चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जा रहा था, नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम भी इसरो हेडक्वार्टर में मौजूद थी। वे कम खर्चे में भारतीय स्पेस साइंटिस्ट की बेहतरीन टेक्नोलॉजी देखकर हैरान थे। भारत इतने कम पैसे में मून के साउथ पोल पर कैसे जा रहा है? बाद में नासा के वैज्ञानिकों से रहा नहीं गया और उन्होंने भारत से वो टेक्नोलॉजी मांग ली। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने कहा कि भारतीय उपकरणों को सराहा गया और उनके अच्छा और सस्ता होने की खास तौर पर तारीफ की गई। उन्होंने पूछा कि आपने इसे कैसे बनाया, आप इसे अमेरिका को क्यों नहीं बेच देते? और इसरो के बहुप्रतीक्षित गगनयान मिशन को लेकर तैयारियां जारी हैं। मिशन की पहली TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर को होगी। इस परीक्षण उड़ान के परिणामों के आधार पर आगे के परीक्षण किए जाएंगे। इसमें क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा, जिसमें क्रू स्केप प्रणाली भी शामिल है। गगनयान का यह हिस्सा 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने में उपयोग में आएगा। परीक्षण सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच होगा। और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। इजराइल हमास संघर्ष पर इजराइल के सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने अपने बयान में कहा कि पिछले 10 दिनों में IDF ने हमास के कार्यकर्ताओं, उनके संस्थानों और आतंकवादी बुनियादी ढांचे के खिलाफ सैकड़ों हमले किए हैं। उन्होंने बताया कि इन हमलों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। सेना का लक्ष्य है हमास के आतंकियों को सबक सिखाना। Throughout the last 10 days, the IDF has conducted hundreds of strikes against Hamas operatives, the leadership, its institutions, and its terrorist infrastructure. We have targeted and killed several of their leaders, including terrorists that actually were participated in the butchering of babies in their bedrooms. And we continue to act in order to
destroy and demolish Hamas's capabilities, governing and military capabilities. तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।